तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही होगी। हमने कल इकोसिस्टम की बात कर ली थी। क्या होता है, कैसे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कैसे पाए जाते हैं, जल में कैसे पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में कैसे पाए जाते हैं। हमने उनकी बात कल कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं उसके बाद का चैप्टर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है। इस चैप्टर में अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियाँ हैं, जैसे जैव विविधता के प्रतिरूप क्या क्या है, यानी कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज वेरिएशन इन इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन कि जैव विविधता की क्षति कैसे कैसे हो रही है। यहाँ से आपके नीट में जो भी क्वेश्चन बैठते हैं वो सब बन जाएंगे। नीट और जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उन सब की क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाएंगे। ठीक है। यानी कि हम टोटल है कि इसमें इस चैप्टर में जैव विविधता के बारे में जानेंगे। क्या होता है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, कितने हॉट स्पॉट हैं, पूरे भारत में कितने हॉट स्पॉट है, 34 हॉट स्पॉट से पहले कितने थे, उसमें कितने ऐड किए। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं अपन जैव विविधता पे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे। जैविक विविधता, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था नार्से। ठीक है। सर्वप्रथम नार्से ने किया था 1980 में। ठीक है। एक और वैज्ञानिक है W.G. रोजन, 1985। इन इस जैविक विविधता के स्थान पर जैव विविधता, यानी कि पहले क्या था, जैविक विविधता था, जैविक विविधता जिसे किसने दिया था, नार्से ने। लेकिन 1985 में 1985 में एक और वैज्ञानिक आए W.G. रोजन। इन्होंने इस जैविक विविधता को जैव विविधता कह दिया, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम दे दिया। अब ठीक है, आगे चलते हैं कि अमेरिका के सामाजिक जैव वैज्ञानिक जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, इन्होंने भी जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता के दर्शाने के लिए इस शब्द को प्रचलित किया। कौन से को, बायोडाइवर्सिटी को, इसे प्रचलित किया। विल्सन के अनुसार, यानी विल्सन ने बताया कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी मुख्य रूप से 3 स्तर पर देखी जा सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि इसे 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है या बांट भी दिया। पहला आता है अनुवांशिक विविधता। पहला आता है अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक स्तर पर। दूसरा आता है जातीय विविधता, जातीय विविधता का मतलब है उभयचर। तीसरा आता है पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है। आगे बात करते हैं। अनुवांशिक विविधता का मतलब है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखना कि एक ही जाति में पाई जाने वाली विविधता आती है। एक ही जाति में जो विविधता पाई जाती है वो इसमें आती है। ये विविधता जो ये क्या है, अनुवांशिक विविधता है, तो ये जीनों में पाई जाएगी। किसी जीव में अनुवांशिक सूचनाओं की प्रचुर मात्रा किसके रूप में होती है, जीन के रूप में होती है। अनुवांशिक विविधता जाति में जीनों की विभिन्नता को दर्शाती है। ठीक है। अनुवांशिक जो विविधता होती है वो जाति में जीनों की विभिन्नता को दर्शाती है, किस प्रकार की जो जीन्स हैं। अनुवांशिक विविधता किसी समष्टि को इसे पर्यावरण में अनुकूल होने और प्राकृतिक चयन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है। ठीक है। जो ये हमने एग्जाम्पल लिया था राव वोल्फिया वोमिटोरिया, जो एग्जाम्पल लिया था, तो इसका एग्जाम्पल में देखना क्या था, इसके बारे में जानकारी बताता हूँ। कि उदाहरण ले लो मैं कि राव वोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय के विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला एक औषधीय पौधा है। जो है राव वोल्फिया वोमिटोरिया है, ये हिमालय में उगने वाला एक पौधा है, औषधीय पौधा है, औषधि, इससे औषधि बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि अनुवांशिक विविधता जिसे कहा जाता है रेस्पाइन, हमने लिख भी रखा है, जिसे क्या कहा जाता है, रेस्पाइन। ठीक है, ये रहा रेस्पाइन, जिसे कहा जाता है रेस्पाइन। और सांद्रता के कारण ही अनुवांशिक विविधता एक महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमने देख लिया। और बता दूं, मैं आपको चावल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। कि हमारे देश में जो चावल है उसकी लगभग 50,000 जातियाँ पाई जाती है। आप भी लिख लेना, ये रहा लिख ला 50,000, सॉरी यहाँ 50,000 है, ठीक है ना, 50,000 कर लेना। आम की कितनी पाई जाती है, 1,000 से अधिक पाई जाती है। ठीक है। अब आता है दूसरा जाति विविधता, इसके बारे में बता देता हूँ, यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो इसका तो सीधा सा है कि जाति विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की विविधता है। यानी कि जो जाति विविधता है वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है। एक निश्चित क्षेत्र का मतलब है कि जैसे ये है तो इसी के अंदर ही ये जातियाँ पाई जाएगी, लेकिन ये निश्चित क्षेत्र है, इसी के अंदर ये जातियाँ पाई जाएगी। ठीक है।
ये विविधता जातीय स्तर की है, जो जातियों की संख्या तथा उनकी संपन्नता यानी कि रिचनेस पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि पश्चिमी घाट की उभयचर जातियाँ, जो पश्चिमी घाट में उभयचर जातियाँ पाई जाती है, वो उनकी जो विविधता है वो पूर्वी घाट से अधिक है। बात करते हैं पारिस्थितिक विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भारत में ज़्यादा है, नॉर्वे से, नॉर्वे में कम है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, जब वैज्ञानिकों ने खोजी गई जातियाँ हैं जो है कि चींटी की 20,000 जातियाँ हमारे भारत में पाई जाती है, भृंग की 3 लाख पाई जाती है, मत्स्य की 28,000 पाई जाती है और आर्किड्स की 20,000 से ज़्यादा पाई जाती है। आयुष्मान 2004 के अनुसार ज्ञात जातियों की जो कुल संख्या है वो है 1.5 मिलियन से अधिक। कितनी है? 1.5 मिलियन से अधिक। ठीक है, अगले बात करते हैं कि चरम जो वैज्ञानिकों ने चरम अनुमान लगाया, वो लगाया कि इंडिया में 20 से 50 मिलियन जातियाँ पाई जाती है। फिर एक और वैज्ञानिक है रॉबर्ट में, जिन्होंने बताया कि 7 मिलियन ही पाई जाती है। इतने वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अनुमान लगाए दिखे। ठीक है, अगला बात करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखना कि रख देते, ठीक है ना। प्रत्येक 10 में से 7 जीव जो क्या है, एनिमल है, और प्रत्येक 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज की तो उनमें पाया कि 45,000 से अधिक तो पादप पाए जाते हैं और जंतु पाए जाते हैं 9,000 से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4, जो भारत के क्षेत्रफल में जहाँ पर पाए जाते हैं उनका क्षेत्रफल है 2.4, वहाँ पर विविधता पाई जाती है 8.1%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है वो 12 महाविविध देशों में आता है। जो हमारा जो भारत है वो 12 महाद्वीप, 12 महाविविध देशों में आता है। ठीक है ना। एक और चीज़ देख लेना यहाँ पर कि जो ये अनुमान लगाया है, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 20,000 चींटियों की जातियाँ पाई जाती है, भृंग की 3 लाख से अधिक है, मत्स्य की 28,000 है, ये भी आयुष्मान 2004 के अनुसार ही है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधता के प्रारूप। तो 2 प्रकार के होते हैं, अक्षांशीय प्रवणता और दूसरी आती है अपने जातीय क्षेत्र संबंध प्रवणता। ठीक है, 2 प्रकार की रहती है। अब देखना देखना अक्षांशीय प्रवणता का मतलब है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विविधता कम होती जाएगी। यानी या फिर मैं कह दूँ कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी विविधता कम होती जाएगी। यहाँ से देख लेना। ठीक है ना, देख लो। जैसे जैसे भूमध्य तल से बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी या ऊंचाई बढ़ती जाएगी, विविधता कम होती जाएगी। क्या कह रहा है ये कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विविधता कम होती जाएगी, विविधता कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विविधता कम होती जाएगी। ठीक है, देखना एक और अनुमान लगाया, कुछ और जान लेते हैं इनके बारे में। हाँ, जो जंतु और पादप की विविधता रहती है वो संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे विश्व में समान न होकर असमान वितरण प्रदर्शित करती है। यानी कि असमान की अलग अलग होती है। अनेक जंतु और पादप समूह में एक अजीब सी रोचक विविधता देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता की क्रमबद्ध प्रवणता है। मध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है ना, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, ये आपको याद भी करने, ठीक है, इन्हें याद भी कर लेना ना। यहाँ से देख लो ये कि कोलंबिया में 1400 जात पक्षी पाए जाते, पक्षियों की जातियां पाई जाती है। भारत में 1200 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में 56। यानी कि जैसे देख लो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जा रही है तो विविधता घटती जा रही है ना। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ लो इसे। यहाँ से एक आता है कि इक्वाडोर में यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र से 10 गुना अधिक संवहनी पादपों की जातियां पाई जाती है। ये रहा इक्वाडोर से, वो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया या फिर टिका वाला क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है ना। एक और बात करते हैं, अमेजन के जंगल तो आप सबने देख रखे होंगे, देख क्या रे सॉरी, जानते तो होंगे इसे आप सब। अमेजन के जंगल में क्या है? अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है
क्वेश्चन आ गया कि किन जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो अमेजन के जंगल को कहा जाता है। अब अमेजन के जंगल में भी बहुत सी जातियां पाई जाती है। सरीसृप की पाई जाती है, सांपों की पाई जाती है, पक्षियों की पाई जाती है, मछलियों की पाई जाती है, पादप कीड़ों की पाई जाती है, कशेरुका की पाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखना, अमेजन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। तो पृथ्वी के फेफड़े के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं पृथ्वी के फेफड़े के बारे में। तो यहाँ पर जो अकशेरुके वो पाए जाते हैं 1,25,000। जो पादप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 40,000। जो मत्स्य मछलियाँ हैं वो पाई जाती है 5,000। पक्षी हैं वो पाए जाते हैं 1,300। इनकी जातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, ये नहीं कि इतने पक्षी पाए जाते हैं, नहीं, इनकी जातियाँ पाई जाती है। उभयचर की जातियाँ पाई जाती है 427। स्तनधारी की भी सेम है। सरीसृप की पाई जाती है 378 जातियाँ। ठीक है, ये अमेजन के जंगल के बारे में जानकारी कि यहाँ पर क्या क्या पाई जाती है। यानी कि जैसे भूमध्य तल से भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो विविधता घटेगी, समानुपाती लग रहा है, तो इसे नीचे का बढ़ेगा ऊपर का घटेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। हाँ, देखना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की अधिकता के कारण, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता इतनी अधिक क्यों हो रही है, क्या कारण है वहां पर जिससे कि जैव विविधता इतनी बढ़ रही है। देख लो, पहला कारण है कि जातीय उद्भवन के लिए, जो पहला कारण है अपना वो है कि जातीय उद्भवन के लिए अधिक समय, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण है कि कम मौसमी परिवर्तन। ठीक है, तीसरा कारण है अधिक ऊर्जा, अधिक सौर ऊर्जा, यानी कि वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो बहुत अधिक रहता है। ठीक है, कम मौसमी परिवर्तन, मौसम में कम परिवर्तन होते हैं, और जाति जब पैदा होती है तो उसमें समय लगता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनसे क्या है कि वहाँ पर जैव विविधता अधिक हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि जैव विविधता के जो कारण है वो बढ़ रहे हैं, यानी जैव विविधता बढ़ रही है। अगला आता है, जो दूसरा पार्ट आता है, पहला तो आ गया अक्षांशीय वाला, और दूसरा है वो है अपना जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक, इसमें देखना, जो जातीय क्षेत्र संबंध है ये किसके द्वारा दिया गया था? अलेक्जेंडर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो जर्मन भूगोल शास्त्री थे। अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक थे जो क्या थे? भूगोल शास्त्री थे, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हॉबेल्ट। ठीक है, इन्होंने प्रयोग भी कहाँ किए थे? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में इन्होंने प्रयोग किए थे भाई साहब ने। प्रयोग भी कहाँ किए हैं? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में। इन्होंने एक समीकरण दी थी, S बराबर सी ए की पावर जेड, एरिया एप्लीकेशन, एक्स बराबर सी ए की पावर जेड। जब इसे लॉग के रूप में लिखते हैं तो log s बराबर log c प्लस जेड log a, ये log के फॉर्म में, यहाँ पे इसे याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जो जातीय क्षेत्र संबंध है वहाँ पर जो विविधता है उसकी समीकरण क्या थी, या तो s बराबर सी ए स्क्वायर पूछेगा, या फिर log s बराबर log c प्लस log a जेड log a पूछेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को भी याद रख लेना। ठीक है, याद तो रखना है, ऐसे सारा याद रखना है। ऐसे तो जो ग्राफ है वो जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच है, यानी कि जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी क्षेत्र भी बढ़ेगा, जितनी और बढ़ेगी क्षेत्र भी उतना ही बढ़ेगा, तभी तो एस की पावर सी ए की पावर जेड है। ठीक है ना, यहाँ पर एस क्या है? जातीय समृद्धि। ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, जेड का मतलब है रेखीय ढाल। ठीक है, जो ढाल बन रहा है ना, ये ढाल बन रहा है, ये अपना ये ढाल, ये जेड, और सी वाई अंतखंड है। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जातीय समृद्धि किसके समानुपाती होती है? क्षेत्रफल के। जितनी जातीय समृद्धि बढ़ेगी क्षेत्रफल भी उतना ही बढ़ेगा, हमने ग्राफ के अनुसार देख लिया था। लेकिन 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 एक सीमा तक ही, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ तक ही बढ़ेगा। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ तक ही बढ़ेगा। ठीक है, एक सीमा तक। जेड का मान 0.1 से 0.2 रहता है, संपूर्ण महाद्वीप के लिए 0.1 से 0.2 रहता है, और महाद्वीपों के उष्ण कटिबंधीय वनों में जो फलाहारी पक्षी व स्तनधारी है उनके लिए 1.15 रहता है। ठीक है, ये आप मान भी याद रख लेना। ठीक है, ये और इसके बाद कोई सब नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। जो अगला है अपना थर्ड क्या पढ़ेंगे अपन? ये ग्राफ पढ़ेंगे भाई साहब, इस ग्राफ को याद रख लेना। ठीक, ये जो हों पहले दो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बात करते हैं अकशेरुकी की। किनकी बात करते हैं? अकशेरुकी की। जो अकशेरुकी हैं इनमें कीट, मोलस्का, क्रस्टेशिया और अन्य प्राणी समूह भी पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि कीटों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है,
किसकी संख्या ज़्यादा है? कीटों की संख्या ज़्यादा है। अपन इससे देख लेते हैं कि जो कीटों की संख्या है वो ज़्यादा है, उसके बाद अन्य प्राणी समूह की संख्या ज़्यादा है, फिर मोलस्का की संख्या ज़्यादा है और फिर क्रस्टेशिया की संख्या ज़्यादा है। तो इसका जो ये अपनी जो क्रम है वो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम, ठीक है, ये क्रम याद रख लेना है, ठीक है। अगला बात करते हैं कशेरुकी की। हम देख रहे हैं कि कशेरुकी में ज़्यादा कौन पाया जा रहा है? ज़्यादा पाया जा रहा है, ये देखो, मत्स्य, मत्स्य पाया जा रहा है। मत्स्य के बाद यानी कि मछलियाँ पाई जा रही है। उसके बाद हाँ, अपन देखते हैं कि बर्ड्स, पक्षी पाए जा रहे हैं। उसके बाद सरीसृप पाए जा रहे हैं, रेप्टर। उसके बाद उभयचर पाए जा रहे हैं और उसके बाद स्तनधारी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप, ये जो क्रम है ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी कि अकशेरुकी में जैव विविधता का क्रम लिखिए या कशेरुकियों की जैव विविधता का क्रम लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपन पादप पर। किस पर? पादप पर। इनमें क्या है? मोस, फर्न, अनावर्तबीजी, लाइकेन, शैवाल और कवक, फंजाई सब आ गए, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी। इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है शैवाल। थर्ड आता है पादप। पादप की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, एल्गी शैवाल पाए जाते हैं, लाइकेन पाए जाते हैं, मोसेस पाए जाते हैं, फर्न पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। उसके बाद पाया जाता है अपना फंजाई, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है एल्गी शैवाल। उसके बाद पाया जाता है शैवाल। उसके बाद पाया जाता है मोस, कहाँ गया? ये रहा मोस। उसके बाद पाया जाता है फर्म। फर्म कहाँ है? ये रहा फर्म, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है लाइकेन, सबसे कम। तो इसका भी क्रम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। अगला टॉपिक आता है अपना कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज वेरिएशन इन इकोसिस्टम, यानी कि जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, ठीक। तो एक चीज़ जानते हैं अपन, ये जो देने वाले थे इनका नाम था डेविड टिलमैन, इनके द्वारा दिया गया था। क्या नाम था इनका? शुभ नाम क्या था? डेविड टिलमैन, इन्होंने दिया था भाई साहब, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि यदि जैव विविधता बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो स्थिरता स्थायी, स्थिरता बढ़ेगी। स्थायी क्या? स्थिरता बढ़ेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। जैव विविधता का पारितंत्र के संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि अब एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ कहानी जैसा आएगा, ठीक है, कि पश्चिमी घाट से मेंढक की जाति विलुप्त हो गई, फ्री हो गई, तब पारितंत्र में उन कीट पतंगों मच्छरों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर जो मेंढक मर गए तो वहां पर पाए जाने वाले जो कीट हैं, मच्छर है, उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, है? जो इन्हें खाता था वो तो मर ही गया। तो इन कीट पतंगों मच्छरों की बढ़ी हुई संख्या निश्चित रूप से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, नेगेटिव प्रभाव डालेगी, इफेक्ट डालेगी। इसी प्रकार जो जो जैव जातियां विलुप्त हो जाती है तो मानव पर क्या प्रभाव होगा, इसे समझने के लिए एक और वैज्ञानिक आए थे, स्टैनफोर्ड, यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पर्यावरणविद पॉल एहार्लिक। इन्होंने एक परिकल्पना दी थी, इन्होंने एक परिकल्पना दी थी जिसका जिक्र भी मैंने ये कर रखा, रिबेट पॉपर परिकल्पना किन्होंने दी थी, ये रहा। अब आता है जैव विविधता की क्षति। टॉपिक आता है अपना अगला, जैव विविधता की क्षति। तो प्रशांत उष्ण कटिबंधीय तट है, वहां पर 2000 से अधिक मूल पक्षियों की जातियां विलुप्त हो चुकी है। प्रशांत जो उष्ण कटिबंधीय तट है, वहां पर क्या हो रहा है कि प्रशांत उष्ण कटिबंधीय तट पर 20,000 से अधिक मूल पक्षी जातियां विलुप्त हो चुकी है। आयुष्मान 2004 रेड लिस्ट के अनुसार पिछले 500 सालों में 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयुष्मान 2004 के अनुसार जो रेड लिस्ट आई है उसमें कहा गया है कि पिछले 500 सालों में 784 जातियां जो है कि विलुप्त हो चुकी है। अब जो नई जातियां, नई विलुप्त जातियां हैं उनका नाम बताता हूँ कि डोडो जो कि मॉरिशस है, क्वेगार है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, थाईलेसिन है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, स्टिलर समुद्री गाय है जो कि रूस में पाई जाती है, ठीक है। अब आता है अगला कि
पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। पिछले जो 20 वर्ष हैं उनमें से 20 वर्षों में कितनी 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, उभयचर अधिक विलुप्त हुए हैं। विश्व की 15,500 जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन सब का कारण कौन है? मनुष्य है। अब जो विश्व की 15,500 जातियां विलुप्त होने की कगार में उनमें है कि 12% पक्षी, उनमें है 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% अनावर्तबीजी। अच्छा, तो विलुप्त होने का कारण क्या है? विलुप्त होने के 13 कारण है, जिनमें सबसे पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आवासीय क्षति व विखंडन। यानी कि तो मनुष्य क्या कर रहा है कि उनको आवासीय क्षति पहुंचा रहा है, यानी कि अपन उनके घर को उजाड़ रहे हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जो यानी कि जो पक्षी हैं, अगर हम जंगल को काट देंगे तो कहाँ रहेंगे? अगर वो कहाँ रहेंगे? रहने के लिए जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी तो वो विलुप्त होंगे, इधर उधर भटकते फिरेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि उनकी जातियां विलुप्त हो जाएगी। तो ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवासीय क्षति और विखंडन। उसके बाद आता है अति दोहन, यानी कि किसी चीज का दोहन, यानी कि उसका उपयोग ही इतना कर लेना कि वो खत्म हो जाए। ठीक है ना? अति दोहन का मतलब ये होता है कि किसी चीज का इतना ही उपयोग कर लेना कि वो खत्म हो जाए, जैसे पैसेंजर कबूतर और स्टीलर समुद्री गाय। ठीक है, अब आता है एक और, विदेशी जातियों का आक्रमण, जो कि हमारा है थर्ड है। विदेशी जातियों का आक्रमण देखना, जैसे नाइल पर्च है, पार्थेनियम लैंटाना है, अफ्रीकन कैटफिश है। यानी कि जो ये जातियां हैं, ये इधर आकर इन्होंने क्या किया कि आक्रमण करना शुरू कर दिया और सब विलुप्तता। इसके ये कारण है जिनसे क्या हो रहा है अपना लास्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन आएगा इस साल के बोर्ड पेपर में भी आपने यहाँ से क्वेश्चन देखा होगा। आई होप कि जिसने भी दिया हो उसने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर संरक्षण के उपाय क्या क्या है। तो इसके आवश्यकता तीन है कि संकीर्ण रूप से उपयोगी है, व्यापक रूप से उपयोगी है, क्योंकि हमें क्या लकड़ी दे रहे हैं, जो लाख वाख जो भी है वो सब इनसे मिल रही है, फल फ्रूट है जो भी सबसे इनसे मिल रहे हैं हमें, पेड़ पौधों से इनसे। नैतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, सबको करना चाहिए, आवश्यक है, यानी कि संरक्षण सबको करना चाहिए, ए टू जेड सभी को करना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता है, संरक्षण के उपाय। तो दो प्रकार के उपाय कर सकते हैं, या तो स्वस्थान है या फिर बहिस्थान है। ठीक, दो प्रकार के कर सकते हैं, या तो फिर स्वस्थान है या बहिस्थान है। उसके पहले आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ मैं। ये संकीर्ण रूप से उपयोगी, बहुत से बच्चे होंगे जो इनके बारे में अभी तक ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए बता देता हूँ कि जो संकीर्ण रूप से उपयोगी है, यानी कि जो संकीर्ण रूप से उपयोगी है, उसका मतलब है कि जो मानव है, मानव क्या कर रहा है कि अपनी जो हाँ आवश्यकता है उसको विभिन्न सामग्री पौधों से प्राप्त करता है। यानी कि जो उसको जरूरत होती है वो उसे कहाँ से प्राप्त होता है? इन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो मैं दाल, खनाज मतलब खाद्य पदार्थ है, जैसे अनाज है, दालें हैं, फल हैं, ईंधन, रेशे, इमारतें, लकड़ी, या फिर मैं कह दूँ कि टेनिन या इम्ब्रिसेंट या औषधियाँ, मेडिसिन, ये सब इन्हें कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में बिक रही 25% से अधिक औषधियाँ कहाँ से पाई जाती है? पौधों से बनाई जाती है। यहाँ तक कि 25,000 से अधिक पादप जातियाँ विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाई बनाने के उपयोग में ली जा रही है। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के देख लेना। ठीक है ना? अभी और कुछ सुनो। अभी भी हमें यह ज्ञात नहीं है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के कितने ऐसे पौधे हैं जो औषधीय महत्व के हैं। यदि जैव संपदा से समृद्ध देश आर्थिक महत्व के उत्पादों का आणविक, आनुवंशिक व जातीय स्तर पर अन्वेषण करते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। यदि हम इनको बचाएंगे तो हमें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। अगला आता है हमारे पास कि व्यापक रूप से उपयोगी कैसे है। व्यापक रूप से उपयोगी देख लो, इनके अंतर्गत जैव संपदा के वे उपयोग आते हैं जिनका मूल्य आंकना दुष्कर है, यानी कि नो, ये सही है, परंतु इनका विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अकेला हमने अमेजन जंगल की बात की थी ऊपर। जो अकेला अमेजन जंगल है वो पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन O2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है। देख लो, 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है हमें। 20% जो अमेजन का जंगल है, इसीलिए तो उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हमने अमेजन के जंगल में जितना भी पढ़ा था उसका वो सब यही था। जो अमेजन का जंगल हमें दे रहा है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से कितनी प्रतिशत? 20% दे रहा है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा की उपमा दी गई है। यद्यपि यह हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, परंतु ये एक प्राणवायु है, इतना कह सकते हैं अपन। ठीक है,
अब आता है नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व आप जानते होंगे कि आप नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब है, ठीक है, जानते होंगे आप तो, कि जैव विविधता का संरक्षण करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। यदि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मानव अकेला इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, यदि मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो उसे पर्यावरण में उपलब्ध सभी पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति का अपना एक जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि निज मूल्य होता है। हाँ, इस संपदा को अच्छी तरह से देख रेख कर इस जैविक धरोहर को आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छी स्थिति में रखें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। यानी कि इस जैव विविधता को बचाएं, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। और यही तीन कारण है, यही तीन कारण है जिससे हम संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि संरक्षण के उपाय क्या क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण, देखो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। इसके अंतर्गत जो जीव जंतुओं या पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में या मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्रों में किया जाता है। देख क्या है स्वस्थानीय का मतलब, देखना कि इनमें जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उनका जो संरक्षण किया जाता है वो या तो प्राकृतिक आवासों में करें या जो मानव निर्मित आवास है उनमें करें, जो मानव निर्मित परितंत्र है उनमें करें। संरक्षण के उद्देश्य से अनेक क्षेत्रों में कानून तथा सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र, पवित्र ताल व झीलें इत्यादि इसी संरक्षण उद्देश्य से बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भारत में 15 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, है ना। भारत में 15 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं, है ना। इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि भारत में 15 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 448 वन्य जीव अभ्यारण्य। या आपको आगे जो सारांश है उनमें मिल जाएगा। ठीक, अधिकतम सुरक्षा हेतु तो कुछ जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट जो चलाए गए हैं, हॉट स्पॉट लगाए गए हैं। तो जैव विविधता का स्थल यानी कि हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वे स्थल होते हैं, यानी कि हॉट स्पॉट के बारे में बताता हूँ आपको कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं, कि जहाँ जातीय समृद्धि और विभिन्नता बहुत अधिक होती है। हॉट स्पॉट के बारे में बता रहा है वो, किसके बारे में बता रहा है, हॉट स्पॉट के बारे में बता रहा है कि हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट के बारे में बता रहा है कि हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट वो स्थान है जहाँ पर जातीय समृद्धि और विभिन्नता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इनका स्थानिक यानी कि एंडेमिक जातियाँ भी पाई जाती है इन स्थलों पर, यानी कि हॉट स्पॉट पर क्या पाई जाती है, एंडेमिक जातियाँ भी पाई जाती है या स्थानिक जातियाँ भी पाई जाती है, जो अन्य स्थलों पर नहीं पाई जाती। जहाँ वो कहाँ पाई जाती है, हॉट स्पॉट में पाई जाती है। संसार में कुल 34 हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं, ये बता दिया मैंने आपको। संसार में कितने, 34 हॉट स्पॉट है, जिनमें से भारत में 3 है। अब 3 कहाँ कहाँ है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, रोडोर वर्मा और हिमालय, 3 जगह पर का है हमारे हॉट स्पॉट है। ठीक है, जो भारत में है इनमें से 3 हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और हिमालय। ठीक है, इनको भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है, मतलब पूछेगा ना पूछे। अब आते हैं आरक्षित क्षेत्र में। आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया, लेकिन वो क्या थ्योरी में पढ़ा था, तो अब यहाँ पे लिख भी रहा है वो चीज़ कि भारत में 14 जैव मंडल रिजर्व पाए जाते हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही बात, इम्पोर्टेंट भी है, याद भी कर लेना इसको। ठीक है, अब आते हैं पाविक स्थल, यानी कि मेघालय में खासी व जयंतिया, पश्चिमी घाट, सरगुजा एमपी में और अरावली। ठीक है, ये पविक स्थल है। ठीक है, पविक स्थल का मतलब बता दूं कि मैं जो पविव क्या मतलब, पवित्र उपवन है, पविव नहीं है, सॉरी गलत लिख रहा है यहाँ पर, कर लेना पवित्र उपवन या पवित्र स्थल कर लेना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पविव उपवन हो गया, पवित्र स्थल कर लेना। ठीक है, अब अगला आता है बस्थान है। अब बस्थान का मतलब क्या होता है, बस्थान का आप इंग्लिश में मतलब समझना, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जीवों को उनके मूल आवास या स्थान से हटाकर अन्य संरक्षण प्रदान करने की इस विधि को उत स्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। देखो अपन ने स्वस्थानीय में पढ़ा कि जो जीव जंतु हैं, पौधों का संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवासों में या मानव निर्मित आवासों में किया जाता है, लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण कहता है कि जीवों को उनके मूल आवास या स्थान से हटाकर, स्वस्थानीय में था कि उनके जो प्राकृतिक स्थान है वहीं से या मानव निर्मित स्थान, लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण कह रहा है कि उनके मूल आवास से हटाकर उन्हें अन्य संरक्षण प्रदान करने की इस विधि को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है।
इसी उद्देश्य से आनुवंशिक संसाधन केंद्र यानी कि जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान की स्थापना की गई है। आज ऐसे अनेक जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो चुके हैं, परंतु अभी भी वे जंतु उद्योगों में सुरक्षित हैं। आजकल संकटोत्पन्न जातियों के परिवर्त घेरे में रखने की बजाय वहां स्थानीय संरक्षण में रखा जाता है। कुछ दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियों के जीन व संयुग्मों यानी कि गेमेट्स को जनन क्षम या स्थिति में निम्न ताप परीक्षण यानी कि क्रायो प्रेशराइजेशन द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अब अपन यहाँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसे नज़रअंदाज मत करना, याद कर लेना। कहाँ पर कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? भारत में 3 पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? 1490/448। बहिस्तानी संरक्षण क्या होता है? बहिस्तानी क्या होता है? घरेलू उद्यान, वनस्पति उद्यान क्या क्या आते हैं उसमें? बीज बैंक आते हैं, उत्तक संवर्धन आते हैं, वन्य जीव सफारी आते हैं, जंतु उद्यान आते हैं, बीज बैंक आते हैं। इन सबको याद कर लेना, ऐसी क्वेश्चन आएगा और आता भी है। ठीक है, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, एक और चीज़, ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, 1992 में हुआ था। इन्हें भी याद कर लेना, वैसे भी ऑप्शन में पूछ सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि ये रहता नहीं है, वो पूछ भी देता है, कहता नहीं है वो इसकी। ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? उसके बाद एक और हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें क्या था कि 190 देशों ने शपथ ली थी कि 2010 तक जैव विविधता की हानि में कमी आएगी, यानी कि जो जैव विविधता की हानि हो रही है वो हानि उतनी नहीं होगी। 190 देशों ने शपथ ली है कि 2010 तक तो जैव विविधता की हानि जो हो रही है वो नहीं होगी, जो प्रेजेंट टाइम पर हानि हो रही है वो हानि तब तक 2010 तक नहीं होगी। तो ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये बात है, इन्हें भी याद रख लेना, बहुत जरूरी है, पूछ भी लेता है वो भाई साहब। कि जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक में उन जातियों की सूची है जो विलुप्तीकरण के साथ संकटग्रस्त है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास मैंने आपके लिए निकाली है, आपके लिए इसे टाइप करके यहाँ पर प्रिंट किया है मैंने, इसे पेस्ट किया है कि जैव विविधता कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक में उन जातियों की सूची है जो विलुप्तीकरण के संकटग्रस्त है। भाई साहब इन्हें बहुत ध्यान से कर लेना मेरे भाई बहनों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है। ग्रीन डाटा बुक का मतलब, ग्रीन डाटा बुक में कहता है कि इसके अंतर्गत दुर्लभ पौधों को सम्मिलित किया गया है जो संरक्षित क्षेत्र जैसे वानस्पतिक उद्यान में वृद्धि कर रहे हैं। मोरोसस का डोडो पक्षी के सुंदर पंखों के लिए विस्तृत रूप से मारा गया। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजस्थान में भरतपुर का केवलादेव अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि घोड़ावन राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? घोड़ावन, यानी कि इसका जो नेम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावन और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ब्राजील के बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या उसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन से जो आपको सही गलत में या कितने सही है कितने गलत है वैसे पूछ लेता है वो। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ये, देखो, विश्व में अधिकतम जैव विविधता प्रवाल भित्तियों, नम प्रदेश, मैंग्रोव परितंत्र व उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र में होती है। चिंकारा या भारतीय गजेल राजस्थान का राज्य पशु है। राष्ट्रीय पादप पूरे जो ये है इसे याद कर लेना। पृथ्वी पर लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व जीवन का उद्भव हुआ। जीवन के उद्भव के समय से पृथ्वी पर जीवों की बहुत अधिक विश्व विविधता विविधीकरण हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। बहुत अधिक विविधीकरण हुआ। जैव विविधता जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें से आनुवंशिक जाति तथा परितंत्र विभिन्नता अधिक महत्वपूर्ण है। संरक्षण के प्रयास इन सभी स्तरों पर विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए थे। तो ये अपन है, ये लाइन पूरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, और एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और पृथ्वी का उद्भव, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन इसकी। देखो, पृथ्वी पर 15 लाख से अधिक जातियां खोजी जा चुकी है। मैंने कहा था कि इन सब की डिटेल्स बाद में मिल जाएगी, वहां पर हमने नोट्स बना रखे थे, लेकिन यहाँ पर भी वही चीजें हैं। इनका ही जोड़ तोड़ करके मैंने वहां पर वो चीजें निकाली थी, या फिर उन्हीं चीजों का जोड़ तोड़ करके मैंने यहाँ पर इन सारों को टाइप करवा रखा है। ठीक है, पृथ्वी पर 15 लाख से अधिक जातियां खोजी जा चुकी है। ये अनुमान है कि वर्षा वनों व
पृथ्वी के शेष भागों में लगभग 60 लाख जातियों की खोज होनी बाकी है। इन खोजी गई जातियों में 70% कीट हैं। कवकों की संख्या सभी कशेरुक प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत लगभग 45,000 पादप जातियों तथा इससे दोगुनी जातियों के साथ विश्व के 12 महाद्वीप वाले देशों में से एक है। आगे भी लाइन आ गई थी, आगे भी लाइन आ गई थी, इम्पोर्टेंट है, कहा था 12 महाद्वीपों में देश है। ठीक है, लगभग आ गई थी। ठीक है, कितनी जातियाँ खोजी जानी बाकी है, ये वाली लाइन भी आ गई थी। 15 लाख से अधिक जातियाँ खोजी जा चुकी है, ये भी आ गई थी, बताया था मैंने आपको, ये भी बता दिया था। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अधिक तथा ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता का कारण अधिक सौर ऊर्जा का प्राप्त होना है, जिससे अधिक उत्पादकता होती है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में विकास हेतु अधिक समय मिला, वहीं पर्यावरणीय संबंधी स्थिरता भी प्राप्त हुई। वो 3 रीजन ये आ गए। मैंने वहां पर इन्हें अलग अलग करके लिखा था, यहाँ पर इसने पूरा थ्योरेटिकल में लिख दिया मैंने। ठीक है, ये वाली लाइन में, ठीक है ना। अगली बात करते हैं। अगला देखते हैं। ये माना जाता है कि अधिक विविधता वाले समुदाय कम परिवर्तनशील, अधिक उत्पादकता व जैविक आक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। पृथ्वी का जीवाश्म इतिहास प्राचीन समय से व्यापक विलोपन को बताता है, किंतु वर्तमान विलोपन की दर प्राचीन दर से 100 या 1000 गुना अधिक है। यह सब मानव क्रियाकलापों की देन है। वर्तमान समय में लगभग 700 जातियां विलोपित हो चुकी है। वह 15,000 से अधिक 650 से अधिक भारत में है, यानी कि जातियां विलोपन के संकट से ग्रस्त हैं। वर्तमान में अधिक विलोपन के कारण आवासीय वन क्षतिखंडन, जाति दोहन, जैविक आक्रमण व सविलोपन है। ये सब हमने उधर थ्योरेटिकल में पढ़ लिया था। ये अपना कहाँ गया वो, ये देखो कितनी जातियां हैं वर्तमान समय में, लगभग कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, किन के कारण हुई है, सॉरी ये मानव देन है कि वर्तमान में विलोपित हो चुकी है। जो मानव है वही है इन सब का कारण। जो वर्तमान में अधिक विलोपन का कारण है आवासीय वन क्षतिखंडन, दोहन, जैविक आक्रमण, सविलोपन है। वो 3 ही रीजन यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी, इतना बच रहा है ना तो इसे एक बार में कर देते हैं। ठीक है, साला मानव को इन सबसे सब मिल रहा है, फिर भी क्या है, खा ही रहे इनको। देखो कि पृथ्वी पर अधिक जीव विविधता मानव जीवन के लिए प्राणाधार है। पृथ्वी पर अधिक जीव विविधता मानव के लिए प्राणाधार है। परितंत्र में हमें प्रत्यक्ष लाभ जैसे ईंधन, लकड़ी, रेशा, भोजन व औषधियां के अतिरिक्त अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, जैसे कि परागण, पीड़क नियंत्रक, जलवायु, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी के लिए जीवधारियों को संरक्षित रखा जाए। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थाने इन सिटु तथा बाह्य स्थाने एक्स सिटु होता है। स्वस्थाने के संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। वर्तमान के विश्व में 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को गहरा संरक्षण प्रयास हेतु चुना गया। इनमें से 3 पश्चिम घाट, श्रीलंका, हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडो-वर्मा भारत तो जैव विविधता संबंधित क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत में स्वस्थानीय संरक्षण के लिए 14 जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 450 से अधिक वन्य अभ्यारण्य व इनके पवित्र उपवनों का चयन किया गया। बाह्य संरक्षण में संकट जातियों का प्राणी उद्यानों में, पादप उद्यानों में पात्रे इन विट्रो निषेचन, उत्पन्न, संवर्धन या युग्मन के लिए ताप परीक्षण, ठीक है, के लिए ताप परीक्षण जैसी विधि अपनाई जाती है। तो ये सब था भाई साहब इनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आधा ले लो। ठीक है, ये सब इनके बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है भाई साहब। बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उनकी है। यहाँ से आपको वे सारे नोट्स मिल जाएंगे जहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले जाएंगे, देख लेना। भले एक बार यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो मेरे कमेंट में कह देना। अगर आपको ये नोट्स, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर जिन को भी ये नोट्स PDF में चाहिए वो कमेंट में अपना नाम और नंबर शेयर कर देना। मैं आपको कमेंट में इन सब नोट्स की PDF सेंड कर दूंगा। और कल हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 12th का फर्स्ट चैप्टर आएगा, उसकी वीडियो कल लेके आऊँगा मैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ठीक है, बाय।